हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्याओं का 1.1 प्रश्नावली हो गया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है 140, उसको सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जो आएगा 140 का, पहले 7 बार में 20 टाइम्स, फिर 5 बार में 4 टाइम्स, फिर 2 टेबल का में 2 टाइम्स में 4 और 1 टाइम्स में 2। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो हुआ इसका 140 का, ये आया 2 और 5 × 7। तो ये जो हो गया ये जो आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। तो जितना भी ये गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है ये 140 का क्या हुआ है, अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो इसी तरह से आपको सभी संख्याओं का प्राइम फैक्टराइजेशन या गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। तो 156 का सेम प्रोसीजर है। एलसीएम लेंगे 156, पहले 13 का टेबल में 12 टाइम्स 156, फिर 3 का टेबल में 4 टाइम्स में 12 आता है, 3 4 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 156 का 2 × 2 × 3 × 13। तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 का स्क्वायर, यानी 2 का 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर कर दिया इंटू 3 और इंटू 3। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे फ्रेंड्स। 3825 का 17 बार में 2225 में आप देख लीजिएगा डिवाइड करके। 5 का टेबल में 45 बार में 5 एलसीएम आ जाएगा। 5 का टेबल में फिर 9 बार में और 3 का टेबल में 3 बार में और 3 वन जा और 3। तो टोटली जो अभाज्य गुणनखंड है ये टोटली को हम 3 का जो डबल है इसको हम 3 का स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं, और 5 का जो डबल है और उसको 5 का स्क्वायर के टर्म में और इंटू सिंगल 17। तो दिस इज अभाज्य गुणनखंड और इसको अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। और ये 2 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। तो ये आसान है, आपको जानना जरूरी है। और इस सब क्वेश्चन को अपने हाथ से ही बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए घर में, तो आपका जो प्रैक्टिस है वो बढ़िया होगा। अगला क्वेश्चन है 505। इसको भी 13 का टेबल में 385 बार में, फिर 11 का टेबल में 35 बार में, फिर 7 का टेबल में 5 बार में और 5 का टेबल में 1 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड वही हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। तो इसमें कोई भी डबल संख्या नहीं है, इसलिए सिंगल 5 × 7 × 11 × 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलेंगे आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। तो ये 1.2 का 1 नंबर का लास्ट हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। तो 7429 को सेम आप देख रहे होंगे कि 23 बार में, 23 बार में 3 2 3, 19 बार में 17 और 17 बार में 71 बार में। ठीक है, और इसका वही अभाज्यगण जो आएगा एलसीएम में उसको को अभाज्यगण कहते हैं। तो 17 × 19 × 30 दिस इज अभाज्य गुणनखंड। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। हाँ, आपको हिंदी में भी दिखा दे रहे हैं। हिंदी में 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 × 13 × 23 है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल जो दो संख्या दिया हो उसका गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। तो चलिए चेक भी करना है, इसमें सॉल्व भी करना है और जांच भी करना है, याद भी करना है, जांच भी करना है। तो पहले चलिए हल देखते हैं। हल में जो है 26 का जो एलसीएम है 2 × 13 टाइम्स में इसका जो आएगा, और 91 को 17 × 13 में। तो दो सार्वक गुणनखंड जो होता है दोनों में जो सेम होता है उसको हम एचसीएफ काउंट करते हैं। तो दोनों में जो सेफ है 13, ये हो गया हमारा एचसीएफ। ठीक है, और एलसीएम जो दोनों में ही सेम रहेगा, जैसे 2 इसमें भी है 7 इसमें में, जो जो सेम रहेगा उसको एक बार लेना है, तो जो सेम नहीं है उसको पूरा बार लेना है। तो जैसे 2 यहाँ है और 7 यहाँ है तो 2 और 7 दोनों होगा।
और 13 यहाँ सेम है तो इसको एक बार लिया जाएगा, ठीक है। और तीनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो एलसीएम आता है, ठीक है। तो ऐसे कहा जाता है कि एलसीएम बड़ा संख्या और एचसीएफ छोटा संख्या को कहा जाता है। लेकिन आप देख लीजिएगा सार्वगुणनखंड जो होता है वो 13 और जो एलसीएम आएगा 182 आएगा। अब जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे? सेम जो बोला हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, इसका जी जांच करना है। तो पहले तो मान लेंगे हम लोग दो संख्या जो है n1 और n2 जो दिया हुआ 26 और 91 और इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो 26 और 91 जो n1 और n2 है उसको मल्टीप्लाई करने पर और जो एलसीएम आया है 13 सॉरी एचसीएफ जो 13 आया है और एचसीएफ 13 आया है और जो एलसीएम 182 आया है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर सेम आता है कि नहीं। तो ये जो दोनों आंसर सेम आया है तो यहाँ से हम लोग को जांच हो गया और इति सिद्धतम हो गया, ठीक है, सिद्ध भी हो गया। तो जांच इसी तरह से करना है। अगला क्वेश्चन है सेम। तो 5 1 और 0 और 9 2 का फिर से एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे 5 1 0 का, वो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, वहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आएगा। और 92 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। तो दोनों में जो सार्वगुणनखंड है पहले तो दो है, फिर दो के बाद और कुछ नहीं, तो सार्वगुणनखंड जो होगा ये दो एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। और जो एलसीएम होगा वो दोनों में जो दो है, फिर 2 इंटू 2 ये एक लिखाएगा, ये एक 2 इंटू 2 हो गया और 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 ये टोटल लिखाएगा। तीनों को मल्टीप्लिकेशन में ये जितना पूरा का मल्टीप्लिकेशन में जो आएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो एचसीएफ यहाँ 2 आया है और एलसीएम 23460 आया है। तो अब करना है जांच। तो जांच करने के लिए सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएम इंटू एचसीएफ। तो n1 और n2 दो संख्या मानते हैं जो दिया होता 510 और 92 जो क्वेश्चन में दिया होता, और एलसीएम जो दोनों का आया दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पे भी सेम आंसर आना चाहिए। तो 510 को मल्टीप्लाई करने पे 46920 आता है, 2 इंटू 2 जो एचसीएफ आया और एलसीएम 23460 जो जीरो आया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 46920 आएगा, ठीक है। तो इतनी सिद्धतम ये दोनों सेम आ गया है, तो ये जांच हो गया कि ये आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप जांच कर लीजिए। तो जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए कि जांच करना है तभी जांच कीजिए, अगर नहीं बोला है तो जांच मत कीजिए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। और 3 3 6 एंड 5 4। तो 3 3 6 एंड 5 4 का फिर से एलसीएम निकालना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 3 इंटू 7 आया और 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आया। तो सार्वगुणनखंड जो है दिख रहा है दो एक कॉमन है और 3 यहाँ एक कॉमन है, बस 2 और 3 कॉमन है। तो इसका जो एलसीएम होगा एचसीएफ जो होगा 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम जो होगा जो कॉमन है उसको एक बार और जो सिंगल है उसको भी लिखना है। तो जो कॉमन है उसको एक बार, जैसे 2 1 बार कॉमन है, 2 3 2 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम 4 टाइम्स, तो 2 जो है 4 टाइम्स लिखाएगा 1 2 3 4। और 3 जो कॉमन है यहाँ 1 2 3 टाइम्स लिखाएगा 1 2 3। और 7 जो सिंगल है ये लिखाएगा। तीनों सबको मल्टीप्लाई करने पर 30 और 2 4 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब ये तो आ गया आंसर एलसीएम और एचसीएफ। अब करना है जांच। सेम है दो संख्याओं का गुणनफल, फिर से वही करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्या जो है n1 और n2 मानते हैं और इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो दो संख्या दिया होता 3 3 6 एंड 5 4, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर 181 और 4 4 आता है। इधर एलसीएम जो एचसीएफ जो था 6 और एलसीएम जो 3 2 4 था उसके दोनों को गुणनखंड करने पे जो आंसर आ रहा है 18144 दोनों सेम आ रहा है, इसीलिए सिद्ध हो गया, ठीक है। ये जांच हो गया कि ये सही मेथड है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अब 3 डिजिट का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सिर्फ इसमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, जांच नहीं करना है। ये 3 डिजिट्स वाला, तो तीनों डिजिट को अलग अलग एलसीएम निकालेंगे। और 12 का 2 इंटू 3, 15 का 5 इंटू 3, 21 का 7 इंटू 3। तो तीनों में जो सार्वगुणनखंड दिख रहा है यहाँ 3 3, यहाँ से जो 3 आपको दिख रहा है ये 3 और ये 3, तो ये 3 जो है कॉमन है तीनों में। तो ये जो सार्वगुणनखंड ये कहला जाएगा आपका एचसीएफ। सार्वगुणनखंड जो होता है वो एचसीएफ कहलाता है, जैसे तीनों में कॉमन तो वो एचसीएफ कहलाएगा। और एलसीएम सभी को मल्टीप्लाई जो कॉमन है उसको एक बार, जैसे यहाँ पर ही कुछ भी कॉमन 3 कॉमन है तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है तो बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो इसका जो एलसीएम है 420 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है किसी भी संख्या का।
तो 3 डिजिट का है तो इस तरह से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। तो सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 17 का 1 टाइम्स में, 21 का भी 1 टाइम्स में और 29 का भी 1 टाइम्स में ही खुद का टेबल में ही जाएगा। तो एचसीएफ तीनों में कॉमन जो पार्ट है 1 है, तो इसको हम एचसीएफ 1 लिखेंगे। और एलसीएम जो है 17 इंटू 23 इंटू 29, जो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, और वो आएगा 11339। दिस इज़ द एलसीएम। तो ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 एंड 25। तो 8 का जो एलसीएम है वो आया 2 2 और 2, और 9 का 3 इंटू 3 एंड 25 का 5 इंटू 5। तो सार्व गुणनखंड, यहाँ एक को छोड़कर अन्य कोई सार्व गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में एक एक लिखें, एक एक लिखने से तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई 1 जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। मल्टीप्लाई 1, तो ये जो तीनों का जो 1 है ये यहाँ पर कॉमन पार्ट आ जाएगा और सार्व गुणनखंड कहलाएगा। तो ये जो तीनों का 1 जो आएगा ये एचसीएफ हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम जो है तीनों में कोई भी सार्व गुणनखंड में सेम नहीं आ रहा है, तो हम लोग सभी को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वली। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू जितना भी है सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया 1800 आंसर आने वाला है एलसीएम। तो एचसीएफ 1 है और एलसीएम 1800 है, ठीक है। इस तरह से आपको भी सॉल्व करना है कॉपी में। आप नोट भी कर सकते हैं यहाँ पे। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, और लाइक का बटन दब जाना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। HCF306 एंड 657, जो दोनों का HCF है वो 9 दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। तो हम लोग को पता है कि LCM इंटू HCF जो आता है दो संख्याओं का गुणनखंड होता है। जो HCF जो है 9 दिया हुआ है, और LCM जो है LCM इंटू HCF 306 एंड 657 जो है HCF 9 दिया हुआ, और LCM इंटू HCF जो करने पे दो संख्याओं का गुणनफल होता है N1 और N2। और N1 और N2 यहाँ N1 जो है 306 है और N2 जो है 657 है। तो वह उस हिसाब से जो LCM है निकालने के लिए HCF को उधर भेजना पड़ेगा डिवाइड में। तो N1 डिवाइडेड N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई HCF ये बन के आएगा। तो HCF का जो वैल्यू है मेरे पास 9 है, ये पता है। और N1 जो है 306 है और N2 जो है 657 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा है वो एलसीएम कहलाएगा। 2 2 3 3 और 8, ये जो है आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फार्मूला के साथ आपको निकालना है। ये फार्मूला होता है कि HCF इंटू एलसीएम, यहाँ पर जो लिखा हुआ वही यही होता है, ठीक है। दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। यही फार्मूला के हिसाब से आपको चलना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो यही फार्मूला यूज़ करना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर में जो क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सिद्ध करना है या जांच करना है या हो सकती है या नहीं हो सकती है। 6n वाली जो भी संख्या है वो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो 6 का पावर यहाँ n होगा और 6 इंटू एन लिखा हुआ है, 6 का पावर n। तो 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 इंटू 3 का होल पावर n हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 3 जो है 6 आता है और इसके पावर में जो n है वो हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। तो जबकि कोई भी प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है के रूप में होता है, क्योंकि 2 और 5 जो है 10 आएगा वो जीरो की संख्या में समाप्त होती है। तो अतः ये 2 और 3 के टर्म में है, तो 2 और 5 के टर्म में नहीं है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि 6 का पावर n जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो अगर शून्य पर समाप्त होने के लिए इसका फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। ये फॉलो यहाँ पे नहीं होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 6 इंटू और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है।
तो ये भाज्य संख्या क्यों है, ये व्याख्या करना है। तो मान लेते हैं हम लोग, पहला जो संख्या है ए इक्वल टू 7 × 11 × 13 प्लस 13 में से जो है 13, दोनों में 13, यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13, तो दोनों में से हम 13 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 13 कॉमन निकालने के बाद जो हमारे पास बचेगा 7 × 11 प्लस 1, तो ये हमारे पास बचेगा। और इसके बाद जो है हम लोग 7 × 11 कर देंगे, आएगा हमारे पास 77, हमारे पास आ जाएगा 77 और प्लस 1, तो हो जाएगा 78, और 13 × 17 8 आ जाएगा। तो अतः यह भाज्य संख्या सिद्ध होता है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। तो यहाँ पर एक को छोड़ेंगे तो यहाँ पर दो गुणनखंड हमको प्राप्त हो जाएंगे, तो इसीलिए ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार सेम बी में भी करना है हमें जो बी का जो वैल्यू है उसी को करना है। बी में जो वैल्यू है 7 × 6 × 1 तो इसके लिए दोनों में यहाँ पे हमारे पास ये 5 कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पे 5 दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों 5 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 5 हट जाएगा और यहाँ से 5 हटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई करने पर 1008 आ रहा है, प्लस 1 करने पर 1009 आ जाएगा। तो इसी तरह से 1 को छोड़कर यह फिर से यह भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो सभी क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, आई होप समझ में आ रहा होगा। और जो भी प्रॉब्लम या जो भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो जैसे जैसे मान लेते हैं ये खेल का मैदान है, इसके और हम लोग एक जो रनिंग का जो प्लेटफॉर्म लगाता है, ये मान लीजिए इस तरह का पथ है। ठीक है, ये बनाना है, ये पार्ट को बनाना है हमें। वृत्त बनाना नहीं है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में, इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है। तो इस मैदान का पूरा एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितनी मिनट लगती है, 18 मिनट। ठीक है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि जो है इसी मैदान का चक्कर 12 मिनट लगा लेता है, सोनिया जो है इसके चक्कर 18 मिनट में लगाती है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो वो अगर एक ही साथ अगर चलना चालू करे एक ही दिशा में, तो वापस पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, समय निकालना है। ठीक है, तो एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लगाती है और रवि एक चक्कर में 12 लगाती है। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थान में वापस आने में यहाँ पे दोनों, जैसे यहाँ से निकलेंगे तो वहाँ वापस आने में दोनों यहाँ पे कितना टाइम में मिट करते हैं, ये ज्ञात करना है। तो जो सोनिया है 18 मिनट और रवि जो है 12 मिनट लगाता है, तो वे दोनों एक ही स्थान पे कब मिलेंगे, जब दोनों का जो एलसीएम होगा वही एक ही स्थान पे मिलेगा, 18 और 12 का मिनट के बाद मिलेंगे। तो अतः 18 का एलसीएम 2 × 3 × 3 और 12 का एलसीएम जो होगा 2 × 3। तो जो कॉमन पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंगल टाइम्स लिखेंगे, और जो कॉमन पार्ट नहीं है उसको हम लोग डबल टाइम्स लिखेंगे। जैसे 2 और 3 कॉमन है तो 2 और 3 एक बार लिखा जाएगा, वो एचसीएफ में आ जाएगा। 2 और 3 6 होता है, लेकिन हमें तो निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम जो होता है वो फॉर्मूला लगाएंगे सेम, और एलसीएम इक्वल टू जो 2 टाइम्स नंबर है और दो जो n1 और n2 है और बाई एलसीएम। तो 18 और इंटू 12, 18 और इंटू 12 करने और डिवाइड 6 से करने पे 36 मिनट आता है। तो ये 36 मिनट बाद दोनों क्या करेंगे, एक ही जगह पे मिलेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया है ख़त्म 36 मिनट के आंसर के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि जो क्लास 10 का जो सिलेबस है मैथ साइंस का पूरा हो सके। ठीक है, धन्यवाद।